Good morning to all students. Today we will discuss our 10th lesson, Government Budget and the Economy, जिसमें हम करेंगे कि बजट किसे कहते हैं। बजट इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट showing the expected receipt and expenditure of government for the coming fiscal और financial year। जो बजट है वो किसी भी देश की जो गवर्नमेंट है उसकी टोटल रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर की स्टेटमेंट है। इट इज़ ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच सोज एक्सपेक्टेड। क्यों? क्योंकि हम फ्यूचर की बनाते हैं, नेक्स्ट ईयर की जो नेक्स्ट अपकमिंग ईयर हो जाता है उसकी टोटल रिसिप्ट्स बताएंगे और एक्सपेंडिचर का ब्यौरा देंगे। It is a financial statement which shows total receipts and expenditure of government for the coming fiscal or financial year। ये आने वाले फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल का मतलब क्या है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की जो आने वाले हैं उसमें एक्सपेक्टेड बताएंगे कि गवर्नमेंट को आने वाले साल में इतनी रिसिप्ट्स होएगी और गवर्नमेंट के इतने एक्सपेंडिचर होएंगे, कहाँ पे होएगी और कहाँ से रिसिप्ट्स होएगी, इसकी स्टेटमेंट है। क्लियर? बजट इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोविंग द एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो आने वाले जो अपकमिंग ईयर्स है उसकी एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर की स्टेटमेंट है। क्लियर? फिर इसमें है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट्स। जो हम बजट बनाते हैं उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो अब ये जो बजट की डेफिनेशन है, ये जब बजट पेश होता है संसद में पेश होता है और फिर इसे लागू किया जाता है। फरवरी में इसमें पेश हो जाता है संसद में, फिर इसको 1 अप्रैल से लागू किया जाता है। पेश होने में दोनों चीज़ें बताई जाती हैं, जो पिछले साल की रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर कितना रहा, कितना बेनिफिट रहा, कितनी रिसिप्ट ज़्यादा थी, एक्सपेंडिचर ज़्यादा थी, और आने वाले टाइम में कौन सी जगह से रिसिप्ट होएगी और कहाँ पर एक्सपेंडिचर करेंगे, इसकी टोटल स्टेटमेंट है। क्लियर? अब ये देखेंगे मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट। फर्स्ट है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमें ये देखना है कि जो बजट है उसमें हमें ये देखना है कि रिसोर्स को कहाँ लगाना है। देखो गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट्स होएगी उस रिसिप्ट्स को हमें कहाँ पे यूज करना है। फॉर एग्जांपल 100 करोड़ रुपये रिसिप्ट्स होंगी, एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स है कि आने वाले साल में इतनी रिसिप्ट्स होंगी, उसको कहाँ पे यूज करना है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ये आपने उसमें किया था माइक्रो में, कि जो गवर्नमेंट का होता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, की गवर्नमेंट अपने रिसोर्स को, अपने पैसे को, रिसिप्ट्स को कहाँ यूज करेगी। एरोप्लेन खरीदने हैं, वेपन्स खरीदने हैं, यदि सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो वेलफेयर के कामों में लगाएगी, सड़कें बना सकती है, पुल, रेलवे पे, रोडवेज पे, इन पे खर्च कर सकती है। या तीसरा ऑप्शन क्या है, मेडिकल पे खर्च कर सकती है, एजुकेशन पे खर्च कर सकती है। तो जो ऑब्जेक्टिव है बजट का, जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी रिसिप्ट्स होंगी, जितने भी पैसे आएंगे गवर्नमेंट के पास, तो वो संसद में पहले ही बताएगा कि इतने पैसे हम वेलफेयर के लिए देंगे, इतने वेपन्स खरीदने के लिए देंगे, सिक्योरिटी पर्पज से खर्च होंगे, इतने एजुकेशन पे खर्च करेंगे, इतने रेलवे पे। तो ये एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है। क्लियर? दूसरा है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। जो इनकम और वेल्थ है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। बेसिकली आप ये सोचें कि जो इनकम टैक्स लगाया जाता है वो किस लिए लगाया जाता है। एक तो इससे गवर्नमेंट की इनकम होती है कि गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाता है खर्च करने के लिए। बेसिकली जो इसका मेन मोटिव होता है वो उन लोगों से पैसा लिया जाता है जिनके पास ज़्यादा पैसा है, और उन लोगों को दिया जाता है जिनको पैसे की ज़रूरत है, जिनके पास ना है, ना के बराबर पैसे हैं। देखो सिंपल क्या है, जैसे जो कोटा आता है अनाज का, उन लोगों से अनाज ले लिया जाता है जिन पे ज़्यादा होता है, और उन लोगों को दिया जाता है जिनके पास अनाज बिल्कुल भी नहीं होता। इसी प्रकार जो टैक्स सिस्टम होता है गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स का, वो उन लोगों से पैसा ले लेती है, इनकम टैक्स, जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, और उस पैसे को कहाँ देती है, जिन लोगों के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। गरीब लोगों को छात्रवृत्तियाँ दी जाती है या ओल्ड एज पेंशन दी जाती है, किसी भी तरीके से उन लोगों के पास पहुँचा दी। जिससे क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब दोबारा से बंटवारा हो गया, जिनके पास ज़्यादा है उनसे लेके और जिनके पास नहीं है उनको दे दिया जाता है। ये बजट के द्वारा ही होता है कि किन लोगों पे कितना टैक्स लगाया जाएगा और किसके द्वारा फिर उन लोगों पे खर्च किया जाएगा। फिर तीसरा जो ऑब्जेक्टिव होता है अपना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो अर्थव्यवस्था है उसमें स्टेबिलिटी आनी चाहिए। स्टेबिलिटी का मतलब बेसिकली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या होता है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में ना तो ज़्यादा इन्फ्लेशन आनी चाहिए, ना ज़्यादा डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होती है, तेज़ी, ठीक है, और डिफ्लेशन क्या होती है, मंदी। जब हमारे पास पैसा ज़्यादा हो जाता है, प्रोडक्शन कम रह जाता है,
ठीक है, प्रोडक्शन कम है, पैसे ज़्यादा, तो क्या होगा, महंगाई आएगी। ठीक है, और यदि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है और पैसे कम होते हैं तो फिर क्या होता है, मंदी आती है। प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, अनबिका बिना बिके रह जाता है प्रोडक्शन, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं होते। तो गवर्नमेंट का क्या मोटिव होता है, बजट के द्वारा क्या करते हैं, जब पैसे ज़्यादा हो जाते हैं तो लोगों से ना पैसे वापस ले लिए जाते हैं। कैसे लेंगे, टैक्स लगा के। टैक्स के द्वारा पैसा सारा गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। यदि पैसे ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन पे कंट्रोल हो जाएगा। यदि लोगों प्रोडक्शन ज़्यादा है, लोगों के पास पैसा कम है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उनको लोन प्रोवाइड करेगी या किसी भी तरीके से, जैसे टैक्स कम कर देगी, सब्सिडी ज़्यादा देगी, तो लोगों के पास पैसा पहुँच जाएगा, वो खरीदेंगे। क्लियर। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है बजट का। फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। जो पब्लिक एंटरप्राइज होते हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, रेलवे, रोडवेज, इनका ना मैनेजमेंट किया जाता है बजट के द्वारा। बजट में क्या सोच किया जाता है कि भाई अब की बार नई रेल चलेंगी। ठीक है, तो बजट में ही तो बनाया जाता है, बजट बनाया जाता है कि एजुकेशन को कितना पैसा देंगे अब की बार। ठीक है, रेलवे को कितना पैसा मिलेगा, वेपन्स पे या सिक्योरिटी पर्पज पे कितना खर्च किया जाएगा। तो जितने भी ये गवर्नमेंट के हैं, जो गवर्नमेंट के एंटरप्राइजेज का मतलब है गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी ऑफिसेज हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पे कितना पैसा खर्च किया जाएगा, ये बजट में ही पहले तय किया जाएगा कि अब की बार रेलवे को इतना पैसा देंगे, नई रेल चलेंगी, इस प्रकार। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ। बजट का मेन पर्पज होता है इकोनॉमिक ग्रोथ की, आर्थिक समृद्धि होती रहे, ग्रोथ होती रहे, हर बार नई चीज़ें आए। मान लो 100 ट्रेन चल रही हैं तो 105 होनी चाहिए, सड़कें, नई सड़कें बननी चाहिए, नए पुल बनेंगे। ठीक है, नई चीज़ें आनी चाहिए और ग्रोथ होनी चाहिए। ग्रोथ का मतलब इंक्रीमेंट होना चाहिए संसाधनों में जितने भी। ठीक है, फिर है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बजट के द्वारा ही तय किया जाता है कि कितने लोगों बेरोजगार हैं, उनको कितने लोगों को रोजगार देना है। ठीक है, उस रोजगार के द्वारा बजट में पहले ही बना लिया जाता है कि इस मनरेगा में इतने करोड़ रुपया खर्च होएगा, या इस प्रकार के जो नई इंडस्ट्री लगाई जाएगी उनमें इतने लोगों को रोजगार मिलेगा। तो रोजगार का सृजन करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। ये क्लियर है कि भाई पहले क्या हो गया, बजट किसे कहते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बजट लागू किया जाता है, क्यों पेश किया जाता है, ताकि गवर्नमेंट ना एक पर्टिकुलर पहले से ही, जैसे फरवरी में ही बनाना शुरू कर देगी 1 महीना, और फरवरी और मार्च में कंप्लीट, जब 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा ये, तो पहले पूरा लिखा जाता है कि इतने पैसे इसको देने हैं, इतने पैसे इस सेक्टर पे खर्च करने हैं, रोडवेज पे इतने करेंगे, रेलवे को इतने देंगे, मेडिकल पे जैसे डॉक्टर्स हैं या हॉस्पिटल्स उन पे इतना खर्च किया जाएगा, एजुकेशन पे इतना खर्च किया जाएगा, सिक्योरिटी पर्पज वेपन खरीदने हैं, ठीक है, एरोप्लेन्स खरीदने हैं, उन पे इतना खर्च किया जाएगा, बाकी जो छात्रवृत्ति है, ओल्ड एज पेंशन, उन पे कितना खर्च किया, पहले से ही पूरी स्टेटमेंट तैयार कर ली जाती है। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे कि बजट है जो, इसके जो कंपोनेंट्स हैं, बेसिकली जो कंपोनेंट्स क्या होंगे, 2 ही होंगे कंपोनेंट्स, रिसीप्ट्स या एक्सपेंडिचर। क्लियर, कि पैसा कहाँ कहाँ से आता है और कहाँ पे लगाया जाएगा। अब इसमें क्या है, 2 बताए इसने, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। 2 प्रकार के बजट बताए, कंपोनेंट्स इसके, रेवेन्यू बजट और कैपिटल। ठीक है, बेसिकली, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक रिसिप्ट्स होती है, एक एक्सपेंडिचर है। रिसिप्ट 2 प्रकार की है, कौन कौन सी, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर भी 2 प्रकार का है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू बजट में क्या आएगा, देखो ये होता है, कंसिस्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम सच रेवेन्यू। कैपिटल बजट कंसिस्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये यहाँ पे ध्यान रखना, 2 चीज़ें होती है, रेवेन्यू और कैपिटल। ठीक, अब गवर्नमेंट की हम ये देखेंगे कि देखिए मेन कंपोनेंट्स क्या होगी, इसने जैसे अलग कर रखा है ये, मेन 2 कंपोनेंट्स हैं, कौन से, रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर। बजट रिसिप्ट्स और बजट एक्सपेंडिचर। पहला हम बजट रिसिप्ट्स देखेंगे कि रिसिप्ट जो बजट है, टोटल गवर्नमेंट को पैसे कहाँ से आते हैं। इसमें ना 2 तरीके से आते हैं। जो रिसिप्ट्स हैं वो 2 प्रकार की लिखेंगे आप, एक है पहले रेवेन्यू ये वाली, और दूसरी है कैपिटल। जो रिसिप्ट्स है वो 2 प्रकार की होंगी। ठीक है, अब रेवेन्यू जो रिसिप्ट होती है, इसमें ध्यान से देखेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब है कि 2 चीज़ों पे वो पैसा, वो रिसिप्ट्स जो 2 चीज़ों पे इफेक्ट नहीं डालती। ठीक है, किस पे, एक लाइबिलिटीज पे, एक असेट्स पे। ठीक है, अब देखो पैसा कहाँ से आता है गवर्नमेंट के पास, बेसिकली 3 चीज़ों से आता है।
रिवेन्यू से और कैपिटल से। अब कैपिटल में दो चीज़ें होगी, ठीक है, कौन सी, एक लाइबिलिटीज और एक लाइबिलिटीज और दूसरी होगी असेट्स, जो असेट्स पे इफेक्ट डालेंगे, ठीक है। अब बजट रिसिप्ट्स में देखेंगे क्या क्या रिसिप्ट्स होती है इसकी। रिवेन्यू रिसिप्ट में आएंगे टैक्स और नॉन टैक्स। तो या तो टैक्स से पैसा आएंगे और या नॉन टैक्स से आता है। टैक्स में डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से हैं, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ एंड प्रॉपर्टी टैक्स। फिर आता है इनडायरेक्ट टैक्स में वैल्यू एडिड टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स। जितना भी देखो बेसिकली मेन जो सोर्स है गवर्नमेंट की इनकम का, वो सोर्स है रिवेन्यू कहाँ से आती है, टैक्स या नॉन टैक्स से। अब नॉन टैक्स में क्या आते हैं, कॉमर्शियल रिवेन्यू का मतलब है जो गवर्नमेंट के फील्ड्स काम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन काम कर रही है, उनको जो बेनिफिट होता है, ठीक है। जैसे बैंकिंग है, बैंकिंग को जितना प्रॉफिट हो रहा है वो गवर्नमेंट के पास जाएगा इंटरेस्ट। यदि गवर्नमेंट ने बैंकों को ऋण दे रखा है या किसी पर्टिकुलर आदमियों को ऋण दे रखा है, उस पर ब्याज आता है, जो डिविडेंड और प्रॉफिट्स जो बेनिफिट मिलता है। एक्सटर्नल ग्रांट्स, जो गवर्नमेंट के पास ग्रांट्स आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिवेन्यू का मतलब होता है जो फीस होती है, जैसे रजिस्ट्रेशन फीस होती है, जैसे कोई भी प्लाट खरीदता है तो उस पर रजिस्ट्री में जो पैसा लगता है वो फी। दूसरी होती है फीस, जो हॉस्पिटल्स में या स्कूल में जो फीस लगती है, लाइसेंस फीस, जो लाइसेंस बनाया जाता है या उसको जो परमिशन लेनी पड़ती है, परमिट लेना पड़ता है, उसकी जो फीस होती है वो भी गवर्नमेंट की रिवेन्यू में है, ठीक है। तीसरा था फाइन और पेनल्टी, जो फाइन लगता है किसी के ऊपर, वो जो पैसे आते हैं वो। और कैश ग्रांट्स इन एड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो दूसरे देशों से ग्रांट्स आते हैं, वो भी सारे गवर्नमेंट की रिवेन्यू है, इनकम है, ठीक। एक तो यहाँ से पैसा आता है गवर्नमेंट के पास, कहाँ से आता है, रिवेन्यू का मतलब होता है इनकम का सोर्स कहाँ से है, बेसिकली टैक्स से है, सारा पैसा टैक्स का इकट्ठा होता है गवर्नमेंट के पास। फिर आता है कैपिटल रिसिप्ट्स, क्या रिवेन्यू के अतिरिक्त और भी पैसा आता है, हाँ आता है। कहाँ से आता है गवर्नमेंट के पास, एक आता है उधार लेके, बोरोविंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज, या तो उधार ले लिया किसी से, कर्ज लेके भी गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, ठीक है। या पहले से लोन दे रखा था गवर्नमेंट ने, वो वापिस आ गया तो तब भी पैसे आ गए गवर्नमेंट के पास। एक तो नया कर्ज लिया, या पहले से गवर्नमेंट ने किसी और को कर्ज दे रखा था और वो वापस कर गया, वो पैसे आ गए। और एक किसी ने गवर्नमेंट ने ही नया कर्ज लिया किसी से, वो पैसे आ गए। और अदर रिसिप्ट डिसइन्वेस्टमेंट, और क्या होता है, डिसइन्वेस्ट का मतलब है कोई गवर्नमेंट की ज़मीन थी, गवर्नमेंट का प्लाट है, बिल्डिंग है, उसने क्या किया, उसको प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया, उसको बेचने से जो पैसे आए वो होता है डिसइन्वेस्टमेंट। क्लियर। ये कहलाएगा आपका डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जिस पे लगाया जाता है उसका बर्डन किसी और पे पड़ता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। जैसे गवर्नमेंट ने किसी प्रोडक्ट पे टैक्स लगाया, तो उसने क्या किया, उस आदमी ने उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दिया, ठीक है। पहले कोई चीज़ 10 रुपये की बनती थी, ठीक है, गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स लगा दिया। अब टैक्स लगाने के बाद किसको आनी हुई, प्रोड्यूसर्स को ही, जो वो चीज़ बनाता है। लेकिन अब क्या किया उसने, जो 10 रुपये की चीज़ थी उसने 12 रुपये की कंज्यूमर को बेचना स्टार्ट कर दिया, वो टैक्स का पैसा किसको देना पड़ गया, कस्टमर को। वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब लगाया किसी पे है, गवर्नमेंट ने किस पे लगाया, प्रोड्यूसर्स पे, लेकिन उसने किस पे डाल दिया, कंज्यूमर पे। तो वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इसका मतलब जिस पे लगाया जाता है उसका बर्डन किसी और पे जाता है, वो कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है। अब आता है रिवेन्यू रिसिप्ट्स में और कैपिटल रिसिप्ट्स में डिफरेंस। आपने जो ये टोटल रिसिप्ट्स देखी कि गवर्नमेंट के पास रिसिप्ट्स कहाँ से आती है, इनकम पैसा कहाँ से आता है, एक तो बताया इसने टैक्स या नॉन टैक्स से, ठीक है। अब बाकी कहाँ से आया, असेट्स बेच के या कर्ज लेके। अब इसने क्या कहा, इसने कहा कि जो रिसिप्ट्स है ये दो प्रकार की होती है, रिवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। इनमें डिफरेंस क्या है। देखो, जो गवर्नमेंट के पास टैक्स के रूप में पैसा है उसकी कोई भी लाइबिलिटीज नहीं है, चाहे वो बदले में, टैक्स के बदले में चाहे गवर्नमेंट कुछ करे या ना करे, उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, ना उसकी कोई लाइबिलिटीज है, ठीक है। जो पैसा आ गया, कोई ये नहीं कहेगा कि आपने इतने पैसे दिए थे वापस करने हैं,
क्लियर। लेकिन जो कैपिटल रिसिप्ट्स है, कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब उसने कर्ज उठाया किसी, तो वो वापस करना पड़ेगा। टैक्स के पैसे वापस नहीं करने किसी को, लेकिन जो गवर्नमेंट ने कर्ज लिया है वो कर्ज वापस करना पड़ेगा, तो वो कुछ में आएगा कैपिटल रिसिप्ट्स में। दूसरा, इससे क्या होगा, लायबिलिटीज होगी। लायबिलिटीज का मतलब देनदारी बढ़ गई गवर्नमेंट की, कर्ज लेके पैसे लेके आया है, ठीक है, तो उसकी देनदारी बढ़ गई, ठीक है। अब दूसरा क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब उसने, जैसे गवर्नमेंट का स्कूल था, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल सा है, गवर्नमेंट की कोई इंस्टीट्यूशन से उसने प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया, तो वो क्या हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट हो जाता है, ठीक है। अब उससे क्या होता है, उसकी एसेट्स कम हो जाती है, ठीक है, क्लियर। अब डिफरेंस क्लियर हो गया रिवेन्यू रिसिप्ट्स में और कैपिटल रिसिप्ट्स में। कैपिटल रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती है जिसमें ना तो लाइबिलिटीज़, कैपिटल रिसिप्ट्स में तो लाइबिलिटीज़ पे और असेट्स पे इफेक्ट आएगा, लेकिन रिवेन्यू रिसिप्ट्स पे जो रिवेन्यू होती है उसमें लाइबिलिटीज़ पे और असेट्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। टैक्स का पैसा इकट्ठा आ गया, कोई लाइबिलिटीज़ नहीं है, ना असेट्स घटी या बढ़ी। लेकिन यदि कर्ज उठाया है तो लाइबिलिटीज़ बढ़ी है, उसको देने पड़ेंगे वापस, ठीक है, क्लियर। अब है बजट एक्सपेंडिचर। सारी रिसिप्ट्स होगी गवर्नमेंट के पास, दो तरीके से आ गई। दो तरीके से कैसे, एक रिवेन्यू, एक कैपिटल। कैपिटल में दो चीज़ें आ गई, या तो बेच के, ठीक है, बेच के मतलब सेलिंग करके एसेट्स की जो उसके पास संपत्ति थी वो सेल करके पैसा आया है, या कर्ज लेके आया है। अब है एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट है जो, वो एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ करेगी। एक्सपेंडिचर भी दो प्रकार से करेगी, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है कि वो पैसे वापस नहीं आएंगे, ठीक है। जैसे जितने भी गवर्नमेंट में काम करते हैं उनकी सैलरी दी है, वो पैसे वापस थोड़ी आएंगे गवर्नमेंट के पास, ठीक है। या जो बांध बनाया है, पुल बनाया है, ठीक है, जो एमएलए एमपी है उनके ऊपर एक्सपेंडिचर किया। एक्सपेंडिचर का मतलब उनको रहने के लिए घर दिया है गवर्नमेंट की तरफ से, गाड़ी दी है, ठीक है। जो अदर एक्सपेंडिचर हैं वो किए हैं तो वो वापस नहीं आएंगे, तो वो क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। ना तो इस पे जो एक्सपेंडिचर है, ना तो असेट्स पे कोई इफेक्ट आएगा, ना लाइबिलिटीज पे। ये डिफरेंस याद रखना। रिवेन्यू और कैपिटल में मेन दो डिफरेंस है, लाइबिलिटीज और असेट्स। रिवेन्यू रिसिप्ट्स हो या एक्सपेंडिचर हो, लाइबिलिटीज पर असेट्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जो कैपिटल है, कैपिटल रिसिप्ट्स हो या एक्सपेंडिचर हो, लाइबिलिटीज पर असेट्स पे इफेक्ट आएगा। अब एक्सपेंडिचर में क्या किया, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो क्रिएट्स असेट्स। अब क्या हुआ, वो संपत्ति खरीदेगी। मान लो इसने ये किया है, खर्च किया, खर्च कहाँ पे, नई असेट्स खरीदी है, नई जगह खरीदी है गवर्नमेंट ने, नई बिल्डिंग खरीदी है, ठीक है, कोई नई प्लाट खरीदा है, तो वो क्या असेट्स बढ़ाता है। तो वो क्या हो गया, एक्सपेंडिचर उस जगह पे जो असेट्स में असेट्स को बढ़ाता है, संपत्ति को बढ़ाता है, वेल्थ को बढ़ाता है। या जो कर्ज ले रखा था उसको वापस किया है, एक तो वो हो गया। या किसी को कर्ज दिया है, एक होता बोरोविंग, एक होता लैंडिंग, उधार देना, या उसे किसी को उधार दिया है, तो वो एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, क्लियर है। अब देखेंगे बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट क्या होता है, बजट डेफिसिट का मतलब होता है बजट घाटा, कि जब प्राप्तियां, रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर में इम्बैलेंस हो जाता है। जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं और रिसिप्ट्स जो पैसे आए थे दोनों प्रकार से मतलब रिवेन्यू से भी और कैपिटल से भी, तो वो पैसे जो जितने आए थे उससे ज़्यादा खर्चा हो गया, वो क्या कहलाता है, बजट डेफिसिट, घाटे का बजट, ठीक है। ये क्लियर है। टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रिसिप्ट्स। रिवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है, जिसमें रिवेन्यू रिसिप्ट्स रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से कम रह जाती है, या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रिवेन्यू रिसिप्ट से ज़्यादा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं रिवेन्यू डेफिसिट, क्लियर। अब इम्प्लीकेशन ऑफ रिवेन्यू डेफिसिट आर, देखो कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट को जानबूझ के डेफिसिट करना पड़ता है। कई बार जितनी गवर्नमेंट की इनकम होती है उससे ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, उसको बजटरी डेफिसिट बोलते हैं। बजटरी डेफिसिट अपनाना पड़ता है, और यदि अपना बजट घाटे में चल रहा है, इसका मतलब जितनी रिसिप्ट्स हुई थी गवर्नमेंट की और एक्सपेंडिचर करना पड़ गया ज़्यादा, ठीक है। कई बार करना पड़ता है, क्यों, मान लो सिक्योरिटी पर्पज है, पैसे कम आए थे लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ गए,
ठीक है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना पड़ गया कि भाई एरोप्लेन खरीदने के लिए, वेपन्स खरीदने के लिए या मेडिकल के लिए कई बार ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। तो उस सिचुएशन में इम्प्लीकेशन क्या होंगी, विशेषता क्या है, ए हाई रेवेन्यू डेफिसिट सोज फिजिकल इनडिसिप्लिन। इससे पता लगता है कि जो हमारा राजकोषीय स्ट्रक्चर है वो भी ठीक नहीं था। इसका मतलब क्या, कि हमारी रिसिप्ट ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब पैसे ज़्यादा होने चाहिए, उसके हिसाब से खर्च करना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है हमें ज़्यादा खर्च करने पड़ गए। इसका मतलब क्या, हमारा राजकोषीय स्थिति ठीक नहीं थी। इट शोज वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या है कि जो भाई यदि मान लो रिसिप्ट्स कम रहेगी और एक्सपेंडिचर हो गया ज़्यादा, तो इसका मतलब ये है कि हमने सही तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं किया, या हमारा जो एक्सपेंडिचर था वो वेस्टफुल था। वेस्टफुल का मतलब है कि हमने ज़्यादा खर्च उस पर कर दिया, एक्सपेंडिचर पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया। थर्ड है, इट इम्प्लाइज दैट गवर्नमेंट टू डिस सेविंग गवर्नमेंट इज यूजिंग द सेविंग और अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी टू फाइनेंशियल कंजप्शन और एक्सपेंडिचर। इसका मतलब देखो क्या होता है, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया है। एक्सपेंडिचर दो प्रकार का होता है, इन्वेस्टमेंट या कंजप्शन। तो गवर्नमेंट ने ना कंजप्शन पे खर्च कर दिया, बदले में कुछ नहीं आया। गवर्नमेंट को वहाँ खर्च करना चाहिए। एक्सपेंडिचर दो प्रकार का होता है, या तो कंजप्शन होता है या इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट समझो क्या होता है, जैसे कि रेल खरीदी, ठीक है, ट्रेन खरीदी या रोडवेज पे पैसा खर्च किया, तो वो पैसा वापस आ जाएगा, ठीक है, टिकट के रूप में या किसी भी तरीके से गवर्नमेंट को वापस आ जाएगा। लेकिन यदि उसने खर्च किया है एमएलए के ऊपर, ठीक है, उसके खाने पे, उसके रहने पे, तो वो पैसा वापस कहाँ से आएगा, नहीं आएगा, तो वो कंजप्शन है। तो इसका मतलब क्या, जितने पैसे आए थे गवर्नमेंट के पास उसने कंज्यूम कर लिया उनको, इन्वेस्टमेंट नहीं किया। क्लियर। फिर है इट रिड्यूसेस द सेट्स ऑफ द गवर्नमेंट ड्यू टू डिस इन्वेस्टमेंट। अब इससे क्या होगा, यदि घाटे का बजट बनाना पड़ेगा तो डिस इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब अपनी संपत्तियां प्राइवेट सेक्टर को बेचनी पड़ेंगी। फिर है, ए हाई रेवेन्यू डेफिसिट गिव्स ए वार्निंग सिग्नल टू द गवर्नमेंट टू आइदर curtail its expenditure और increase its revenue। क्लियर है। अब ये आपने ना बजट का पढ़ा है कि बजट रिसिप्ट जब कम रह जाती है एक्सपेंडिचर से, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है रिसिप्ट से। अब इम्पोर्टेंट क्या है, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट होता है, देखो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर तो बजट में है, बजट रिसिप्ट और बजट एक्सपेंडिचर। यदि हमें रिसिप्ट इंक्लूडिंग बोरोइंग्स, यदि उधार लेके हमने वापस एक्सपेंडिचर के बराबर किया, यदि बैलेंस बनाया है, टोटल रिसिप्ट्स आर इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर, और हमने उधार लेके बनाया, तो वो क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट होएगा। उसको फिस्कल डेफिसिट बोलेंगे। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, हम कहते हैं बजट बैलेंस में है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि भाई हमें उधार लेके या किसी से कर्ज लेके वो बराबर किया है, ठीक है, मतलब रिसिप्ट्स कम थी, एक्सपेंडिचर ज़्यादा थे, तो हमने क्या किया, रिसिप्ट बढ़ा ली, कर्ज लेके कैपिटल रिसिप्ट्स करके बराबर कर ली, तो वो बजट तो बैलेंस में है, लेकिन जो फिस्कल है वो घाटे में है। तो वेलफेयर को कौन सा शो करेगा, बजट डेफिसिट नहीं, फिस्कल डेफिसिट देखा जाएगा कि हमने अपने देश में अपने घर से ही काम चला लिया, किसी से कर्ज नहीं लिया, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट शो क्या करेगा कि उसने कितनी उधार ली है, उधार लेके उसने बजट बैलेंस में बनाया है। फिस्कल डेफिसिट हो गया। टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स, बोरोविंग को निकाल के, ठीक है, बोरोविंग को छोड़ के यदि वो होता है तो फिस्कल डेफिसिट बोला जाएगा। फिस्कल डेफिसिट आर, अब जो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, यदि कर्ज लेके वो पूरा किया तो इट लीड्स टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर, तेजी आएगी, क्योंकि कर्ज लेके पैसा यदि लोगों को देंगे, पैसा ज़्यादा हो जाएगा, प्रोडक्शन उतना है नहीं, तो तेजी आएगी। एक कंट्री है जो फेस डेब्ट ट्रैप। फेस डेब्ट ट्रैप क्या होता है, कर्ज में दबा रहेगा, पहले से कर्ज आया, वो महंगाई में चला गया, फिर उसको वापस भी करना, उस पर ब्याज रहेगा, और फिर उसमें और बड़ा कर्ज लेना पड़ेगा उसको चुकाने के लिए। फिर इस प्रकार कर्ज के जाल में, ट्रैप होता है जाल, कर्ज के जाल में ही वो देश फंसा रहता है। फिर इट रिड्यूसेस फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फ्यूचर की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थी उसको रोक देता है ये। मान लो कर्ज लेके और सही जगह इन्वेस्टमेंट नहीं किया, बल्कि कंज्यूम कर गए, मतलब पैसा खा गए, ठीक है, इन्वेस्ट नहीं किया, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक जाएगी। इट कैन इंक्रीज लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की देनदारियों को बढ़ाएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट को पैसे वापस करने पड़ेंगे। यदि वो कर्ज लेके आए हैं तो उसको वापस करने पड़ेंगे। इंक्रीज फॉरेन डिपेंडेंस, और दूसरे देशों पर निर्भर हो जाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि कर्जा ले रखा है, वो वापस करना पड़ेगा, तो वो देश डिपेंडेंट हो जाता है। अब जो मेन आता है आपका प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का क्या मतलब है कि यदि हम बैलेंस करते हैं बजट को, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर को बैलेंस में करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, हम उधार देखते हैं, चलो ठीक है उधार भी देख लिया, लेकिन मान लो 100 करोड़ कर्ज लेके आए हैं, तो 100 करोड़ नहीं देना, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो एक्चुअलिटी में जो हमारा वेलफेयर या डेवलपमेंट दिखाता है देश का, वो दिखाता है प्राइमरी डेफिसिट,
कि हम ये चेक करेंगे कि प्राइमरी डेफिसिट कितना है। हम बजट डेफिसिट नहीं देखेंगे, क्यों? क्योंकि बजट डेफिसिट में तो कर्ज ले रखा है, ठीक है। फिर फिजिकल डेफिसिट देखेंगे। फिजिकल डेफिसिट में हम कर्ज को, बोरोविंग्स को वो निकाल देंगे, निकाल कर मतलब जितनी बोरोविंग्स होगी उतना ही फिजिकल डेफिसिट है। और उसमें से भी जो प्राइमरी डेफिसिट है वो देखेंगे कि भाई हमने 100 करोड़ रुपए कर्जा ले रखा है, वापस करना है, लेकिन नहीं, उसके साथ इंटरेस्ट भी देना है। तो इसमें क्या करेंगे, बाई डिडक्टिंग इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम द फिजिकल डेफिसिट वी गेट प्राइमरी डेफिसिट। अब पता लगता है कि देश की स्थिति क्या है। किससे पता लगेगी? प्राइमरी डेफिसिट से। पहले बजट डेफिसिट देखा, फिर फिजिकल डेफिसिट। यदि जो उधार के बराबर, उधार पे भी जितना ब्याज देना पड़ा उसके बराबर देखना पड़ेगा प्राइमरी डेफिसिट। क्लियर? अब प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट में थे इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट का मतलब है कि जो ब्याज, जिस ब्याज पे वो कर्ज लिया है उस ब्याज को भी निकालना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा कि कितना पेमेंट लगा है। अब प्राइमरी डेफिसिट के इट इंडिकेट्स हाउ मच ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग्स आर गोइंग टू मीट एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट्स। इंटरेस्ट पेमेंट कितनी है, कितना पैसा सिर्फ, क्योंकि कई बार आपने ये सुना होगा कि कई बार इंडिया को जीडीपी के 2% या 5% सिर्फ कर्ज की इंटरेस्ट देने में चला जाता है। इसका मतलब कर्ज तो बहुत बड़ा है और सिर्फ ब्याज देने में इतना परसेंट हिस्सा चला जाता है। तो इंटरेस्ट पेमेंट एक्चुअलिटी रियलिटी पता लगती है हमें प्राइमरी डेफिसिट से कि देश की सिचुएशन कैसी है। मीजर्स टू करेक्ट डिफरेंट डेफिसिट, जो ये घाटा होता है उसको दूर करने के क्या क्या उपाय हैं, ठीक है। मीजर्स क्या है, क्या उपाय कर सकते हैं यदि घाटा ना रहे, हम बैलेंस में बनाना चाहते हैं। तो मॉनेटरी एक्सपेंशन और डेफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या, कई बार ना हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। डेफिसिट का मतलब है कि पैसे कम आ रहे हैं, खर्च ज़्यादा करना पड़ता है, तो हमें ना वो खर्च इन्वेस्टमेंट करना है, कर सकते हैं। हमें इम्बैलेंस बढ़ाना चाहिए। डेफिसिट, बजटरी डेफिसिट अपनाती है गवर्नमेंट, लेकिन वो इन्वेस्ट होना चाहिए। बोरोइंग्स फ्रॉम पब्लिक से कर्ज लेना चाहिए, न कि दूसरे देशों से। डिसइन्वेस्टमेंट, कहीं जो गवर्नमेंट के फील्ड्स या इंस्टीट्यूशन जो काम नहीं कर रही हैं उनको बेच देना चाहिए या किराए पे दे देना चाहिए। बोरोइंग्स फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन, जैसे IMF है, दूसरे देशों की जो बड़ी, उनसे भी हम कर्ज ले सकते हैं और उसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लोअरिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के जितने भी खर्च हैं उनको कम से कम किया जाना चाहिए। इंक्रीजिंग गवर्नमेंट रिवेन्यू, गवर्नमेंट की रिवेन्यू बढ़ाई जानी चाहिए, ठीक है। जैसे टैक्स से है, नॉन टैक्स से, उनकी ये बढ़ाई जानी चाहिए। इस प्रकार ये लेसन कंप्लीट हो जाता है। देखो बेसिकली ये लेसन ना ओवरव्यू दिखाता है आपको बजट के बारे में कि बजट कहते किसे हैं, ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। फिर आपने कंपोनेंट्स देखेगी, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। रिसिप्ट्स आती हैं, एक्सपेंडिचर आती है। रिसिप्ट में कौन कौन सी रिसिप्ट्स आती हैं? एक आती है रिवेन्यू, एक आती है कैपिटल। रिवेन्यू में क्या चीज़ आती है? टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। नॉन टैक्स में क्या आएंगी? जैसे ये जैसे नॉन टैक्स में क्या चीज़ें आती हैं? जैसे रोडवेज के पैसे आते हैं, टिकट्स के, ठीक है, रेलवेज के आते हैं, फाइन आता है, फाइन लगता है, रजिस्ट्रेशन फीस होती है, ये नॉन टैक्स है। जैसे रजिस्ट्री कराते हैं प्लाट की तो उस पर जो पैसे लगते हैं, तो फाइन लगता है किसी अपराधी पे, तो वो पैसा नॉन टैक्स में आता है। ऐसे आते हैं पैसे गवर्नमेंट के पास, टैक्स से, नॉन टैक्स से। और फिर कहाँ से आता है गवर्नमेंट के पास पैसा? कर्ज लेके। यदि दूसरे देशों से कर्ज लिया वो पैसा भी आ गया, रिसिप्ट्स में हो गया। और एक दूसरा डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन को या ज़मीन को या तो टोटली बेच देना या कुछ हिस्से को बेचना या किराए पे देना, डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो इस प्रकार पैसा आता है गवर्नमेंट के पास। और खर्च कहाँ का होता है? उसी प्रकार से रिवेन्यू पे, मतलब या तो भाई जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको पैसे देंगे, ठीक है, वो वापस नहीं आएंगे। तो दूसरा कर्ज दे सकते हैं किसी को, गवर्नमेंट किसी को उधार दे सकती है जिसपे ब्याज समेत पैसे आएंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है? असेट्स खरीद सकती है, कोई ज़मीन खरीद सकती है, प्लॉट खरीद सकती है, इंडस्ट्री लगा सकती है, ठीक है। इस प्रकार एक्सपेंडिचर किया जाता है। बजट घाटा हो गया भाई, एक्सपेंडिचर ये प्लस भी होता है, इम्बैलेंस हो जाता है। इम्बैलेंस दो प्रकार का होगा, सरप्लस या डेफिसिट। सरप्लस कब होएगा? जब रिसिप्ट ज़्यादा हो जाएंगी। डेफिसिट कब होएगा? जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और फिर आएगा इसमें फिजिकल। मेन क्या है कि हमें ना उधार देखनी है कि उधार लेके पैसा कितना है अपने देश के अंदर, वो फिजिकल से करेगा। और उसमें से भी उधार पे भी इंटरेस्ट पेमेंट कितनी देनी पड़ी हमें। मान लो 100 करोड़ आया तो 100 करोड़ के ऊपर 135 करोड़ देने पड़ेंगे, 125 करोड़ देने पड़ेंगे। तो जो 25 या 35 करोड़ है वो इंटरेस्ट पेमेंट है, ठीक है। तो वो देखना है कि इंटरेस्ट पेमेंट क्या है, तो वो होता है प्राइमरी डेफिसिट। इस प्रकार हमें ये पता लगेगा देश की सिचुएशन का कि घाटे में चल रहा है कि बेनिफिट किससे? प्राइमरी डेफिसिट से। पहले बजट डेफिसिट देखना, फिर फिजिकल, और फिर
प्राइमरी डेफिसिट, और फिर मेजर्स दे रखे, सुजेशंस दे रखे कि किस तरीके से हम बजट को बैलेंस में लेके आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बजट को बैलेंस में लेके आने से ही देश की सिचुएशन को सुधारा जा सकता, ताकि जो बजट के ऑब्जेक्टिव हैं, जो लक्ष्य है, इसके टारगेट हैं, वो पूरे किए जा सकते हैं। वो भी किसके द्वारा पूरे किए जा सकते हैं? वो सिर्फ बजट के द्वारा ही पूरे किए जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको फिर भी कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई डाउट रहता है तो आप ना मार्क्स कर ले उसको, और आप पूछ सकते हैं, किसी भी टाइम पूछ सकते हैं आप। ओके स्टूडेंट्स, ठीक, थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड दैट्स ऑल।